नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो पॉपुलेशन स्टडी का सिलेबस है, उस पे हम आगे चर्चा पर चर्चा करेंगे और उसके साथ-साथ जो यहाँ पे कुछ ट्राइबल जो कल्चर है, जो ट्राइब्स के मुख्य त्योहार हैं और मुख्य-मुख्य जो ट्राइब्स हैं भारत में किन-किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसपे विशेष तौर पे हम लोग पढ़ेंगे और उनके साथ-साथ कुछ उनके जो फेस्टिवल्स हैं, जो कई बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपसे। कुछ बार तो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के तौर पे या सिंपल एक क्वेश्चन के रूप में निम्न में से कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है? सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद 4 विकल्प दिए। फिर उसमें से एक आंसर आपसे मतलब एक विकल्प जो सही था उससे आपको टिक करना था। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि जहाँ पे 2-3 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है या 2 सही है, एक 3 सही है या चारों सही हैं, सभी सही है। इस तरीके से जो विकल्प देता है, तब उस केस में ट्राइब्स या फिर जिनके बारे में पूछा है, उनके बारे में थोड़ी-सी डिटेल जानकारी हम लोगों के पास होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो उसी को देखते हुए आज की हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और उसमें हम लोग जो ट्राइब्स हैं, जो हमारे पास ट्राइब्स जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं सॉरी जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग जून या दिसंबर का जब करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे जो जून या दिसंबर के महीने में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, तो उससे पहले हम करंट अफ़ेयर्स की अलग क्लासेस लेंगे, जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स उसमें चर्चा में रहेंगी। उनके भी कल्चर्स, उनके भी रहन-सहन के तरीके, उनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल उनके रहने का तरीका या फिर कहाँ पे वो पाए जाते हैं, का क्या चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लोग उस समय पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम जो स्टैटिक पोर्शन होता है, हम उसको पढ़ेंगे। करंट अफ़ेयर के लिए अलग से यूट्यूब पर ही क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है? तो आइए थोड़ी-सी प्रचार की बातें हो जाएँ। यहाँ पे अ ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं, तो आपको इस लोगो के साथ ऐप मिलेगा, जिस पे रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा-सा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि 70% से ज़्यादा लोग जो वीडियोज़ को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं। इसलिए एक रिक्वेस्ट रहेगी, विनम्र रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो अब तक का जो हमारी क्लासेस हुई उसमें हम लोग यहाँ पे इनके फैमिलीज़ अ, किस तरीके से होती हैं, मैरिज किनशिप रिलेशन किस तरीके से होते हैं इंडियन सोसाइटी में, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में मेन जो हमारा फ़ोकस रहेगा कि ये हमारे पास जो सोशल चेंजेज़ हैं इन इंडिया और ट्राइब्स इन इंडिया और देयर कल्चर, इस पे हम लोग इस पे आज हम लोग चर्चा पर चर्चा या पढ़ाई करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं सोशल चेंजेज़ इन इंडिया। ट्राइब्स में भारत में सामाजिक परिवर्तन क्या हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचनाओं, संस्थाओं, व्यवहारों, संबंधों में समय के साथ होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों से है। इनमें रीति-रिवाज, मूल्यों और मानदंडों में परिवर्तन शामिल होता है, जो समाज को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन धीरे-धीरे या तीव्र गति से हो सकता है और इसे तकनीक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति जैसी विभिन्न शक्तियाँ प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए जो सामाजिक परिवर्तन होता है, चाहे जो भी हो, जैसे एक समय का समाज देखेंगे हम लोगों के आज के 100-50 साल पहले का, तो उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर केसेस में जॉइंट फैमिली का कांसेप्ट हुआ करता था। जॉइंट फैमिली में क्या है, दादा-दादी हैं, फिर उसके बाद उनके 2-4 बच्चे हैं, फिर उनके बच्चों के बीवी-बच्चे जो हैं, वो एक तरीके से जॉइंट फैमिली में रहते थे। आज का जो सामाजिक परिवर्तन है, वो न्यूक्लियर फैमिली की ओर ज़्यादा भागता जा रहा है। तो और उसके साथ-साथ ट्रेडिशनल कल्चरल चेंजेस देखेंगे तो जो यूरोपीय सभ्यताएँ हैं, ज़्यादातर जैसे रहन-सहन, खान-पान बदलाव, यूरोपीय सभ्यताओं का ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हालाँकि इसकी भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे क्लास में। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सामाजिक परिवर्तन की बातें होती हैं, तो समाज को एक गतिशील अ व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, इसमें समय-समय पर चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है? और अब यहाँ पे जो फैक्टर्स हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं या
वो फैक्टर जो हमारे समाज में परिवर्तन के मुख्य आधार बनते हैं, ठीक है? तो उनमें सबसे पहला यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है? जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है तो किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे आज देखेंगे तो सोशल मीडिया पे हर आदमी जो है मतलब फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अलग-अलग टाइप की चीज़ें देख रहा है, फिर वही सीख रहा है, फिर वही करता भी है। जैसे ये दुर्भाग्य है भारत का कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर लोग हैं जो गाली देते हैं समाज में, फिर इस तरीके से मतलब बहुत सारी मतलब नफ़रत वाली राजनीति या फिर इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो उनका प्रभाव जो निचले स्तर पे लोग हैं, जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, जो अबोध बालक हैं, जिनका मतलब अभी उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं, उनको देखेंगे तो वो ज़्यादा उनसे प्रभावित होते हैं और समाज में एक गलत विचारधारा का प्रसार होता है, इसलिए समाज हो सकता है गलत दिशा में भी चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से किस तरीके से हम लोग सामाजिक परिवर्तन हमारे में होता है, हमारे समाज में होता है और उसके साथ-साथ हम देखेंगे तो उसमें जो अ, फैक्टर्स होते हैं, जो समाज में जो चल रही परंपराएँ होती हैं, नियम-कानून होते हैं, वो किस तरीके से इनको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एंड डिजिटाइज़ेशन हैव मॉडर्नाइज़्ड इंडिया। इसमें देखेंगे तो अच्छी चीज़ें ये हुई कि भारत सरकार ने यूपीआई या इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे ले आए, जिसके कारण यहाँ पे डिजिटाइज़ेशन बढ़ा भारत में मतलब एक तरीके से पेमेंट जो है आसान हुई और जैसे पुराने समय में क्या था आदमी बैंक से पैसा निकाल के घर जा रहा है, रास्ते में छीन लिया, चोरी हो गई या डकैती हो गई, कुछ इस तरीके की घटनाएँ ना के बराबर हो गई, इस मामले में। फिर उसके बाद हाँ, लेकिन इसके नए तरीके आ गए हैं, आपका मोबाइल हैक करके वो पेमेंट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूपीआई पेमेंट से देखेंगे समाज में एक अच्छा परिवर्तन आया। वहीं देखेंगे तो कुछ जो डिजिटाइज़ेशन के माध्यम से गलत विचारधाराएँ जैसे एक गलत इन्फॉर्मेशन है तो पूरे समाज में, पूरे देश में आसानी से फैल जाती है। तो वो भी एक तरीके से उसका एक ड्रॉबैक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो द राइज़ ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफ़ोन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन एंड वर्क कल्चर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे तो स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट का यूज़ करते हुए आदमी आसानी से जैसे हम आप दूर-दराज के देशों में या दूर-दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। जैसे पहले हम ऑफ़लाइन में ही पढ़ाते थे, तो इलाहाबाद में जो लोग रहते थे ज़्यादातर वही पढ़ पाते थे। अब देखेंगे तो इंटरनेट और ये कम्युनिकेशन के माध्यम से जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो स्मार्टफ़ोन या फिर टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई हैं, इसलिए कोरोना काल के बाद, तो उसमें देखेंगे तो हम लोग एक मतलब संपर्क का जो माध्यम है इंटरनेट, इसके माध्यम से दूर-दराज के लोगों से भी संपर्क हो रहा है। तो अच्छी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक जा भी रही हैं और गलत चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो उसमें हमें आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके की चीज़ें सीखना है, जो हमारे यहाँ पे मतलब एडवांसमेंट कर सके, जो हमारे समाज को एक बेनिफिट दे सके, ठीक है? तो उसमें यहाँ पर क्या है कि स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहली बात तो हमें एक तरीके से यही कहा जाएगा कि जो एजुकेशन क्षेत्र का जो भी मतलब रिवॉल्यूशन है, वो एक सराहनीय है। मतलब अलग-अलग किताबें, अलग-अलग टाइप के नोट्स फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा अच्छा जो अ, कांसेप्ट यहाँ पे आया है चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी या फिर अभी ग्रोक बहुत चर्चा में है या फिर इसके बाद देखेंगे तो डीपसीक जो है चर्चा में है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपके फर्स्ट पेपर वाले पोर्शन में पूछ सकता है कभी मिलाने के लिए। ग्रोक जो है अमेरिकन कंपनी है, एलन मस्क वाली। डीपसीक क्या है चाइना का है, चैट जीपीटी भी अमेरिका का है और इस तरीके से 1-2 और इंटरनेट आए हुए हैं सॉरी आर्टिफ़िशियल जो इंटेलिजेंस के टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, साइट्स हैं वो आई हुई हैं। तो उन पे हम लोग करंट अफ़ेयर वाले जब सेक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे कि ग्रोक बहुत ही चर्चा में है। तो ग्रुप की वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से काम करता है या उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ख़ास तौर पे मिलाने के लिए कि एक तरफ ये एआई टूल्स दे दिया गया, फिर दूसरी तरफ उनके कंट्रीज़ या फिर उनकी कंपनियों के नाम दे दिए गए। तो मिलाने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? फिर इसमें एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, द एडॉप्शन ऑफ एआई फिर ऑटोमेशन इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है कि टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास एडवांसमेंट होता है, तो वो फैक्टर्स ये जो मतलब समाज को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा हुई, ठीक है?
अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? तो जब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी का या फिर समाज में जब भी आदमी के पास पैसा आता है, जैसे जब भी पैसा आता है तो वो अच्छी चीज़ें खरीदना चाहता है, अच्छी चीज़ें फिर उसका दिमाग काम करता है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में अपने लाइफ़स्टाइल को या कुछ और जो मतलब उसके दिमाग में चल रहा है, उन कुछ चीज़ों को किस तरीके से हम एडवांस कर सकें, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन इन 1991, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में जो इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन एंड ग्लोबलाइज़ेशन। एलपीजी की जो अवधारणा है या जो भारतीय मार्केट को ओपन करने का या फिर एक ग्लोबल मार्केट बनाने का बनाना किस ईयर में प्रारंभ हुआ, तो वो 91-92 का मतलब एक काल था जो हमारे लेट पीएम प्रधानमंत्री जो लेट जो मनमोहन सिंह थे, उनके शासनकाल में या उनके नेतृत्व में ये चीज़ें शुरू हुई थी। ठीक है? तो उस समय जो हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और उसके बाद उस समय की यहाँ पे जब हम अभी आगे चर्चा करेंगे जब हमारे अ, अगले कुछ क्लासेस में देखेंगे, तो उन क्लासेस में जब हम यहाँ पे भारत में जो किस तरीके से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, समाज में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, खासतौर पे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। तो उसमें हम लोग जब आएँगे तो वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 91-92 का किस तरीके से रोल रहा है, उसको भी हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये क्वेश्चन्स आपसे पूछा गया है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज़्ड जॉब अपॉर्च्युनिटी एंड अर्बनाइज़ेशन। फिर उसके बाद जब लिबरलाइज़ेशन हुआ, ढेर सारी कंपनियाँ भारत में इन्वेस्ट करने लगी, तो उस केस में यहाँ पे क्या है, जॉब अपॉर्च्युनिटी बढ़ी और भारत की जीडीपी तेज़ी से ग्रो हुई, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ इन अ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ एंड स्टार्टअप्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कल्चरल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस में कल्चर कैसे चेंज हुआ भारत का? तो कल्चरल चेंजेस में क्या है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन ट्रेडिशन। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब वेस्टर्न कपड़े अब ज़्यादातर लोग पहनना पसंद करते हैं, खासतौर पे यंग जनरेशन। और उनके साथ-साथ यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सी मतलब अच्छी चीज़ें भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं और समाज में जिस तरीके से एक्सेप्टेबल हो, जिस तरीके से फैमिलीज़ में एक्सेप्टेबल हो, उस तरीके से आपको वहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है? फिर शिफ्ट इन फैमिली स्ट्रक्चर, ये भारत में सबसे इम्पोर्टेंट था। मतलब एक तरीके से ये मेन पॉइंट था जो भारत में सामाजिक परिवर्तन हुआ और ये शायद एक तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ा-सा गलत है। जॉइन टू न्यूक्लियर फैमिलीज़, ठीक है? मतलब जो हमारे पास जॉइंट फैमिलीज़ थी, उनसे न्यूक्लियर फैमिली की ओर यहाँ पे अ, शिफ्टिंग हुई। उस शिफ्टिंग का कारण ये रहा कि पहले बच्चे दादा-दादी, नाना-नानी के साथ रहते थे, तो उस केस में क्या था कि उनको बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी। कुछ जो मतलब माइथोलॉजिकल जो कहानियाँ होती थी वो सुना के या कुछ और चीज़ें सुना के, उनका क्या था कि एक तरीके से ये कहा जाए कि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होता था। और अब की फैमिली में क्या है कि बच्चों को देखेंगे तो डाँट दीजिए तो दिन भर रोने लगते हैं और हम लोगों के समय में मुर्गा बना के दे दना-दन। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में देखेंगे फिर चेंजिंग वेडिंग कस्टम्स, इंक्रीज़्ड जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पे चेंजिंग वेडिंग जो कस्टम्स हैं देखेंगे तो हर जगह अब मतलब वेस्टर्न तरीके से जो है शादी-विवाह होने लगा है। काफ़ी काफ़ी कुछ परिवर्तन यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म्स, तो राजनीतिक और कानूनी सुधार क्या हुए? जैसे आपको बता रहे हैं 91-92 में जो एलपीजी की जो अवधारणा भारत में अप्लाई की गई, उसके तहत देखेंगे तो भारत में जो लाइसेंस प्रणाली थी, उसको बहुत ही आसान किया गया। नहीं पहले एक कंपनी भारत में लगाने के लिए 50 तरीके के जो है मतलब लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब क्या है कि अब सिंगल विंडो क्लीयरेंस कर दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट का देखेंगे तो सिंगल विंडो क्लीयरेंस मतलब एक ही जगह आप आइए और सबको फैक्ट्री लगाने के लिए जो आपको सुविधाएँ मिली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो अ, अन्य जो आपको परमिशंस चाहिए हैं, वो वहाँ एक जगह से ही आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो ये यहाँ पे रिफॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। फिर उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज़ फॉर मैनेजिंग सॉरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ठीक है? जो मतलब थोड़ा-सा जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, रिज़र्वेशन पॉलिसी के माध्यम से उनको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है।
फिर उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का था। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जिसके माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी की गई। निःशुल्क और कंपल्सरी किया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन। अब यहाँ पे अर्बनाइज़ेशन एंड माइग्रेशन, शहरीकरण और उसके जो प्रवासन प्रवास जो यहाँ पे माइग्रेशन होता है, तो यहाँ पे देखेंगे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज़ लेड टू अर्बन ग्रोथ। तो सबसे पहले आदमी जॉब अपॉर्च्युनिटी या जॉब के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में देखेंगे तो गाँव से शहर की ओर भागा, तो उसमें शहरों का विकास हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे तो राइज़ इन पॉलिटन कल्चर एंड चेंजिंग लाइफ़स्टाइल्स। तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन जो कल्चर है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एक तरीके से कहा जाए तो डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद चेंजिंग लाइफ़स्टाइल में भी काफ़ी चेंजेज़ हुए। फिर यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ लाइक बेंगलुरु एंड हैदराबाद। बेंगलुरु और हैदराबाद जो भारत को जैसे आईटी हब कहा जाता है, आईटी सिटी कहा जाता है, तो बेंगलुरु है। ये भी पूछा गया है एसएससी वाले पेपर में लेकिन कि भारत में जो आईटी हब है वो कहाँ का है? तो वो बेंगलुरु है प्रेज़ेंट में, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एजुकेशन और अवेयरनेस की बातें हैं। तो एजुकेशन और अवेयरनेस की बातें हैं। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो एक मतलब अ, एक पैराग्राफ टाइप का मतलब कुछ इस तरीके से या कई विकल्पों के साथ क्वेश्चन्स देता है। हालाँकि अभी जब ये यूनिट खत्म होगी तो हम कुछ क्वेश्चन इस पे देखेंगे, तब वहाँ पे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। नोट्स बनाते समय ये ध्यान में रखिएगा कि इनके केवल हेडिंग लिखिएगा, ठीक है? जो फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उनके मूल फैक्टर्स कौन से हैं? एजुकेशनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस हो गया, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो अभी यहाँ पे हम देख रहे थे अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, फिर उसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो वेस्टर्न प्रभाव है, इस तरीके से वहाँ पे समाज में पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसका मूल कारण क्या है, मूल फैक्टर क्या है? पहला लिख दिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दूसरा लिख दिया कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तीसरा लिख दिया एजुकेशन एंड अवेयरनेस। फिर इसमें पूछ लिया कि कौन से सही हैं, 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, कोई मतलब इसमें बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं रहेगा कि फैक्चुअल चेकअप या डेटा चेकअप इस तरीके का कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुए, इन जो कारणों से, उनके पॉज़िटिव और नेगेटिव्स क्या-क्या रहे हैं, ठीक है? तो पहले पॉज़िटिव प्रभाव देखते हैं, तो इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव हुआ, ये नो डाउट अच्छा है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देखेंगे तो अच्छी हुई। फिर इसमें बाद देखेंगे जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ा है। जेंडर इक्वालिटी में क्या है कि देखेंगे तो हर जगह जहाँ से सेना में भी महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। एयरफोर्स में, नेवी में या फिर थल सेना में देखेंगे तो महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। पहले के वो क्या था कि वो एक ही जो है मतलब जो मानव है, मतलब जो पुरुष समाज है वही केवल इसमें शामिल होता था। तो वो भी एक तरीके कहा जाए कि जेंडर इक्वालिटी का ही प्रभाव है या एक तरीके से दबाव है कि जो मतलब वहाँ पे महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। फिर डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड बेटर कनेक्टिविटी, ठीक है? तो डिजिटल रिवॉल्यूशन और बेटर कनेक्टिविटी, तो डिजिटल रिवॉल्यूशन के माध्यम से क्या है कि अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही हैं, कहीं भी आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी या अमेरिकन लाइब्रेरी से कोई किताब पढ़नी है या बहुत से ऐसे ऑथर हैं जो हमारी एक्सेस में नहीं थे, इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल रिवॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग उन किताबों को पढ़ सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद बेटर कनेक्टिविटी है, एक-दूसरे से कम्युनिकेशन आसान हुआ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ये इस तरीके से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, ठीक है? अब इसके नेगेटिव प्रभाव क्या थे, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव में क्या है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हुए ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। फिर लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड वैल्यूज़, ट्रेडिशनल कल्चर का यहाँ पे लॉस हुआ और फिर उसके बाद इंक्रीज़ इन सोशल इनइक्वालिटीज़। समाज में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी थोड़ी-सी बढ़ी। इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या? कि जो पैसे वाला आदमी है और पैसे वाला हो गया, जो टेक्नोलॉजी के साथ पहले जुड़ा। जो जैसे यूट्यूब का ही देखिए, जो ये ऑनलाइन एजुकेशन में कोरोना काल के पहले आया, भले ही वो किस तरीके का पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है उससे नहीं मतलब, वो वहाँ पे देखेंगे तो एडवांसमेंट ज़्यादा कर ले गया। जो बाद में आए लोग उनके लिए काफ़ी समस्याएँ हैं।
तो उसी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज़ इन सोशल इनइक्वालिटीज़, कि सोशल इ इनइक्वालिटीज़ में काफ़ी जो है मतलब बढ़ोतरी हुई, ठीक है? और अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा था कि भारत में सामाजिक परिवर्तन जो हुए, या भारत में सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक प्रभावों का प्रभाव निम्नलिखित है, या सकारात्मक प्रभावों का एक तरीके से कहा जाए कि करेक्ट ऑप्शन कौन-सा है। तो उसमें ये चीज़ें 3 ये दे दिया गया, फिर उसके बाद चौथा एक इसमें से उठा लिया गया। तो उसमें पूछ लिया कौन-सा नहीं है, तो इसमें वाला लगा दीजिए, कौन-सा है तो उस वाले में जो रहे वो लगा दीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मतलब एक तरीके से देखा जाए, तो ये सामाजिक परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, पॉज़िटिव नेगेटिव्स, इस पे क्वेश्चन बना सकता है। इन पे क्वेश्चन अभी सन 2000 अ, 8-9 का मैं एक पेपर देख रहा था, उसपे शायद था ये। ठीक है? तो अभी चूँकि 3-4 से जितने पेपर हुए हैं, उन सभी का एक कलेक्शन मतलब मैंने चैप्टर वाइज़ या यूनिट वाइज़ जो है थोड़ा-सा सीक्वेंसिंग कर रहे हैं अभी। थोड़ा-सा उसमें समय लगेगा। और जैसे ही मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा, उस पे हम क्वेश्चन आपको शुरू करा देंगे, ठीक है? तो इनको जोड़ते हुए वहाँ पर हम दिखाएँगे किस तरीके से ये क्वेश्चन्स वहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे आगे हम लोग, तो जो भारत में सोशल चेंजेज़ हो रहे हैं, अच्छा ये फिर से वही सोशल चेंजेज़ मतलब यहाँ पे समाज की एक तरीके से डेफ़िनिशन आ गई है, कि यहाँ पे जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे तकनीक, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति प्रभावित करती है। यह प्रगति और आधुनिकीकरण लाता है, या लाया है नहीं, या लाता है, और लेकिन इससे उत्पन्न चुनौतियों का समाधान समावेशी विकास के द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अवधारणा आती है, आप लोग इस पे विशेष ध्यान दें। एसडीजी गोल्स जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 हैं, उस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। एमडीजी गोल्स जो होते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, उन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एनवायरनमेंट में जो स्पेशली 1972 1972 का जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, वहाँ से लेके जो प्रेज़ेंट टाइम में जो समावेशी विकास पर जो हर साल नियम कानून आते रहते हैं, या कुछ यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट्स आती रहती है, उन पे बहुत क्वेश्चन पूछे। तो स्टैटिक पोर्शन जो 1972 से पेरिस क्लाइमेट जो समिट हुई थी 15-16 में, 15 में हुई थी, 16 में लागू हुआ था। और या फिर एक तरीके से देखा जाए, जो केन्या में अभी एक सम्मेलन हुआ था। तो उन सब पे जितने हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे, और बाकी जब करंट जो हर साल अब आपको जून और दिसंबर के पहले मई महीने में, उधर नवंबर महीने में आपको करंट अफेयर्स टोटल रिवाइज कराए जाएँगे। उसके साथ आपका एसआरएस बुलेटिन रहेगा, जनसंख्या नगरीकरण का जो भी लेटेस्ट डेटा रहेगा, चाहे यूएन की रिपोर्ट रहे। फिर उसके बाद हर 2 साल पे वन रिपोर्ट आती है, वो चीज़ें आपको रिवाइज कराते जाएँगे। और कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पे इसी मतलब स्टैटिक पोर्शन को इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अच्छे से पढ़िए, ताकि जो स्टैटिक पोर्शन है, ये पढ़ने के बाद करंट अफ़ेयर्स आपको आसानी से समझ में आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। फिर वहाँ पे हम दोनों एक-दूसरे से चीज़ें जोड़ते हुए हम आपको बताएँगे कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया था और ये पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है? जैसे अभी एसआरएस बुलेटिन पे काफ़ी क्वेश्चन आया था पिछले जो 1-2 पेपर हुए हैं। फिर उसके बाद उसके पहले देखेंगे, तो उसके पहले भी एनएफएसएस का डेटा था। एनएफएसएस का डेटा अभी शायद 6 वाला आने वाला है। लेकिन जब भी आएगा उसपे हम आपको बहुत सारे जो उसमें क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जो पुराने पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए एनएफएसएस 4 पे एक डेटा पूछा गया है, भारत में लिंग परिवर्तन या फिर सेक्स रेशियो किस तरीके से परिवर्तित हुए, क्या है? इस इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? या फिर उसमें जो नॉर्मल डेथ रेट्स हैं, वो कैसी हैं? तो ये डेटा करंट डेटा के साथ हम जोड़ते हुए उसको हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं आप लोगों को। तो इसलिए प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर भी करते रहिए, ताकि अ, कोचिंग का भी थोड़ा-सा फ़ायदा होता रहे, ठीक है? क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये चीज़ें बनती हैं। और यहाँ पे समस्या एक ये है कि दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाना पड़ता है। इसलिए क्या है कि यहाँ पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। किसी एक लैंग्वेज में अगर पढ़ाना होता, तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते। हाथ से हम लिखवाते जाते, बोलते जाते, आप लोग लिखते जाते तो ज़्यादा अच्छा होता वो। लेकिन चूँकि यहाँ पे
दोनों लैंग्वेज के लोग हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पीपीटी के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं अब ट्राइब इन इंडिया एंड देयर कल्चर। ट्राइब्स में आते हैं। तो ट्राइब्स में क्या है, भारत में विभिन्न जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराएं, भाषाएं, रीति रिवाज और जीवन शैली है। ये आदिवासी समुदाय सदियों से देश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं और भारत की सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारे पास मेन ट्राइब्स जो है, मेजर ट्राइब्स इन इंडिया किसमें है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सी जनजाति है, वो मेनली कहाँ पे पाई जाती है और उनका मेन जो कल्चर है, जो उनके तिथि त्योहार हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे मनाए जाते हैं या क्या उनके मेन त्योहार हैं। तो यहीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे गोंड जनजाति है, पहली जनजाति हमारी है गोंड। गोंड देखेंगे यहाँ पर, तो गोंड जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश में मेनली पाई जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी पाई जाते हैं। गोंड जनजाति का मेन जो काम होता है, वो होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर। ठीक है? और ये सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया है और इनका मेन जो त्योहार होता है वो केसलापुर यात्रा है। ठीक है? ये इनकी एक फेस्टिवल होता है केसलापुर यात्रा करके। तो उसमें इनके जो अपने ट्रेडिशन होते हैं उस तरीके से, जैसे हम लोग के यहाँ यार अभी देखेंगे इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा था, वो हिंदू धर्म का है। मुस्लिम समुदाय में देखेंगे तो हज पे जाते हैं सऊदी अरेबिया, या फिर जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वहाँ पे जाते हैं लोग, उस पे मेला लगता है। इसी तरीके से ईसाई समुदाय का देखेंगे तो वो जो 25 दिसंबर का जो त्योहार होता है, जिसको क्रिसमस डे कहा जाता है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। सिख समुदाय के लिए देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती या प्रकाश पर्व 1-2 आते हैं, वो उस तरीके से मनाते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जनजातियों से रिलेटेड पढ़ना है। तो यहाँ पे गोंड जनजाति है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाई जाती है, लार्जेस्ट ट्राइब है भारत की और यहाँ पे केसलापुर यात्रा इनका मुख्य त्योहार होता है। ठीक है? इतनी 3 चीज़ें आपको लिखनी होंगी और ध्यान में रखिएगा कि नोट्स बनाते समय आपको बताया है कि टेलर नोट्स बनाइएगा। पहले भी क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। टेलर को देखेंगे तो वो कैसे लिखता है, आपका देखेंगे कंधा कितना है 42, ये लंबाई कितनी है 37, ये ऐसे आप लिख करते नंबर लिखते चले जाते हैं। इसमें आपको देखने पर ये नहीं पता चलेगा कि 42 क्या है। ठीक है? तो उसी तरीके से हमको भी यहाँ पे लिखना है गोंड ऑब्लिक एमपी छत्तीसगढ़। हमें अगर नोट्स बनानी हो तो एमपी लिखेंगे, सीएच लिख देंगे छत्तीसगढ़ और ओ लिख देंगे उड़ीसा। ठीक है? फिर ऑब्लिक लगाएंगे तो ये लिख देंगे कि केसलापुर यात्रा, एक लाइन में केसलापुर यात्रा। अब जब हम आगे नोट्स देखेंगे अपनी, तो पहला हमारा गोंड है, फिर दूसरा में एमपी वगैरह क्या है, त्योहार तो हो नहीं सकता, स्टेट ही है। फिर केसलापुर यात्रा जो है, ये स्टेट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसका क्या है कि ये इनका त्योहार है। तो इस तरीके से नोट्स बनाइए ताकि सबसे शार्टेस्ट नोट्स रहे और अपनी नोट्स अपने ही काम आए। ठीक है? फिर उसके बाद अगली ट्राइब हम लोग देखेंगे संथाल है। संथाल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में पाए जाते हैं। ये हैं इनकी स्पेशल डांस जो होता है उसके लिए फेमस है, फेमस फॉर देयर डांस, म्यूजिक एंड हंटिंग ट्रेडिशन। इनका जो मेन फेस्टिवल है ये करम फेस्टिवल है, यहाँ पे पूरा लिखा नहीं गया है। ठीक है? ये संथाल का हो गया। अब इसके बाद भील देखेंगे। भील जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। डूइंग फॉर देयर आर्चरी स्किल एंड हिल पेंटिंग्स। फिर इनका जो मेन त्योहार है वो भिगोरिया है। भगोरिया, भिगोरिया नहीं, भगोरिया, भील, भगोरिया। ठीक है? संथाल, कर्म। फिर इसके बाद गोंड, केसलापुर। ठीक है? फिर इसके बाद देखेंगे मुंडा समुदाय। मुंडा समुदाय देखेंगे तो एक भारत में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हुए थे। झारखंड के ही थे शायद वो, करिया मुंडा करके। तो उनका उनका क्या था कि वो जो है मतलब जब हमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो एक समय लोकसभा में भी एक अच्छे नेता थे। लोकसभा में किसी पोस्ट पे थे शायद, वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे थे शायद। तो ये मुंडा जनजाति के थे वो। तो मुंडा यहाँ पे देखेंगे तो मुंडा देखेंगे तो यहाँ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और इनका मागे पर्व एक तरीके का इनका जो है त्योहार होता है।
फिर हैव अ रिच ट्रेडिशन फॉर ऑफ फ़ोक म्यूज़िक, ध्यान में रखिएगा फ़ोक म्यूज़िक एंड डांस, ठीक है? तो यहाँ पे मुंडा जो समुदाय है, वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और माघे पर्व जो है इनका एक फेस्टिवल होता है, ठीक है? आगे यहाँ पर देखेंगे नागा समुदाय है, नागाज़ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नागालैंड और मणिपुर में पाए जाते हैं। मणिपुर इस चर्चा में बहुत है क्योंकि इतना विवाद हो रहा है, तो देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वॉरियर ट्रेडिशन के लिए अपने जाने जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इनका हॉर्नबिल महोत्सव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महोत्सव होता है और ये बहुत कई बार पूछा गया है आपका। हॉर्नबिल जो महोत्सव है, बहुत ही बार पूछा गया है। ऐसे हॉर्नबिल जो महोत्सव है, बहुत बार पूछा गया है। हॉर्नबिल एक चिड़िया भी होती है जिसकी मतलब कलर्ड होती है और उसका जो चोंच होती है बहुत बड़ी होती है। उसका भी एक बड़ा ही अच्छा मतलब देखेंगे कांसेप्ट होता है कि वो जो मतलब वो फैमिली में रहना पसंद करती है। जैसे उसके बीवी बच्चे और वो हो गए, ठीक है? तो वो एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो हॉर्नबिल चिड़िया होती है, बहुत ही सामाजिक चिड़िया होती है। उसी के उपलक्ष्य में ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही चर्चा में रहा था, इसलिए पूछा गया है आपसे, ठीक है? फिर इसके बाद देखेंगे बोडो जनजाति है असम की, तो इनकी एक लैंग्वेज होती है बोडो करके, इसको भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएँ हैं उसमें शामिल किया गया है। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी ये 4 भाषाएँ एक साथ जो है शामिल की गई थी। ये आगे जब हम लोग थोड़ा-सा पॉलिटी वाले चैप्टर में आएँगे, तो उसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पूछा गया है, ठीक है? फिर उसके बाद टोंडा नहीं पूछा गया है अभी तक, तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद फेमस फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी एंड डेयरी फार्मिंग और यहाँ पे मुधुम करके यहाँ पे इनका एक फेस्टिवल होता है। अच्छा हाँ, बोडोस के लिए विश्वगुरु सॉरी विश्वगुरु सॉरी यार विसगु ठीक है? करके जो है मतलब यहाँ पे इनका एक त्योहार है। सोचो कि मास्टर को ही बोलने में समस्या हो रही है, ठीक है? तो अब इसके बाद देखते हैं कि खासी जनजाति है। खासी जनजाति क्या है? मेघालय में पाई जाती है। आपको बताया भी गया था कि गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय की, उसमें एक जनजाति मतलब हर वहाँ की जो जनजातियाँ हैं गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी उसी नाम पे हैं और यही एक मतलब भारत में जनजाति है, इसमें मातृसत्तात्मक सत्ता पाई जाती है। मातृसत्तात्मक समाज होता है इनका। मतलब वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स महिलाओं को मिलते हैं। जैसे जो किसी भी परिवार में जो सारी प्रॉपर्टी है वो घर की बड़ी बेटी के नाम होती है और वहाँ पे अ, जो प्रॉपर्टी राइट्स जैसे भारत में देखेंगे अभी जैसे हम लोगों की फैमिली है, हमारी जो फैमिली में संपत्ति है वो हम 2 भाई हैं तो उसमें बँट जाएगी। या फिर आगे चल के जितने 4 भाई हैं या हमारे जो मतलब अगली पीढ़ी होगी, उसमें फिर इस तरीके से पैतृक संपत्ति डिवाइड होती चली जाती है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या है पैतृक संपत्ति का डिवीज़न नहीं होता, वो घर की बड़ी बेटी के नाम सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है और बाकी जो आदमी होते हैं उनके प्रॉपर्टी राइट्स कुछ नहीं। और उत्तर भारत में या फिर इस अन्य भारत में देखेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो आदमियों को मिलते हैं, ठीक है? आदमियों को मिलते हैं फिर उसके बाद वो आगे आदमियों के नाम ही ट्रांसफ़र होती चली जाती है। मतलब बाकी भारत में पैतृक समाज है, पैतृक सत्तात्मक समाज है, मतलब मेल डोमिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे जो ये जनजातियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ हैं, इनमें क्या है कि यहाँ पे जो समाज है, ये महिला प्रधान समाज है, ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे तो इनका क्या है कि इनके जो मेन त्योहार हैं, तो यहाँ के देखेंगे नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, एक इनका काफ़ी चर्चित यहाँ पे रहता है। नोंगक्रेम जो फेस्टिवल है, नृत्य महोत्सव है एक तरीके से, इनका सामूहिक डांस होता है, सामूहिक एक तरीके से कहा जाए जॉइंट इनका जो ट्रेडिशन होता है, वो एक साथ मनाया जाता है इनका, ठीक है? फिर ओरांव करके है, ये सरहुल जो एरिया नहीं यहाँ पे सरहुल सॉरी ये इसका थोड़ा-सा स्टेट नहीं लिखा गया, स्टेट कुछ इसका गड़बड़ है। एग्ज़ैक्टली 1 सेकंड हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। ओरांव जो यहाँ पे जनजाति है, इसका जो मेन
जो काम होता है, ये सरना पूजा होता है और फेस्टिवल इनका होता है पशुपालन का, ठीक है? और ओरांव जनजाति में अच्छा, ये जनजाति जो है ये बिहार क्षेत्र में है, ठीक है? बिहार में। बिहार और छोटा नागपुर का एरिया जो है, वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे इनकी सरना पूजा है और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन इनका मेन काम होता है। और इनका जो प्रमुख त्योहार होता है वो सरहुल है, ठीक है? वहाँ पे त्योहार लिख गया था, तो यहाँ पे देखेंगे तो तो ये इनका मुख्य त्योहार होता है और ये बिहार में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फेस्टिवल एंड ट्राइब्स जो इनके ट्रेडिशंस हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जनजातियाँ प्रकृति, कृषि और आत्माओं से जुड़े अनोखे त्योहार मनाती है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड जो मनाया जाता है, नागा संस्कृति को दर्शाता है। सरहुल झारखंड, उड़ीसा, बंगाल ताल वृक्ष और प्रकृति पूजा का पर्व है, ठीक है? कर्मा महोत्सव, कर्मा भी कौन सी जनजाति के लिए था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड समृद्धि के लिए कर्म देवता को समर्पित है। फिर भगोरिया जो महोत्सव है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान भीलों द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक विवाह रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये इनके ट्रेडिशंस और फेस्टिवल और ट्रेडिशंस किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, वो उनकी बातें हुई, ठीक है? मतलब ये देखा जाए कि जनजातियां जो है प्रकृति, कृषि और आत्माओं से जुड़े जो मतलब इनके ट्रेडिशंस हैं, वो विशेष तौर पर ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर एंड फैमिली सिस्टम इनका कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो कई जनजाति समुदाय जो समाज होता है, कई जनजाति समाज सामूहिक जीवन जीते हैं। सामूहिक जीवन इसलिए जीते हैं कि जो शिकार पे जाते हैं, अभी जैसे हम लोग अंडमान घूमने गए थे, तो वहाँ पे जो जारवा जनजाति है, जारवा जनजाति के कुछ लोग दिखे भी थे वहाँ पे, हालांकि पूरा वो लगभग आप लोग भी कभी जाइएगा। तो वो जो बाराटांग करके एक स्थान पड़ता है, वहाँ जाते समय वो रास्ते में मिलते हैं, वो एरिया बैन है। और वो एरिया मतलब पूरी तरह से देखेंगे तो जारवा जनजातियों के लिए है। और जारवा जनजातियों में देखेंगे तो काफ़ी उनका जो ट्रेडिशन है वो सामूहिक जीवन जीना पसंद करते हैं, सामूहिक जीवन जीना पसंद करते हैं। और उसमें क्योंकि उनको क्या है, हंटिंग पे मेन उनका बिजनेस होता, सॉरी, जीवन होता है। हंटिंग में क्या है कि एक जानवर को मारने के लिए, किसी बड़े जानवर को अगर मारना है आपको, अकेले आप नहीं जा पाओगे, इसलिए वो समुदाय में विशेष तौर पे ग्रुप में जाते हैं, हंटिंग करते हैं, बाकी फिर उसके बाद उसको लाके वो बना के सामूहिक तौर पर उनको खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि कई जनजाति समाज जो है सामाजिक, सॉरी, सामूहिक जीवन जीते हैं और भूमि व संसाधनों को साझा करते हैं। कुछ जनजातियां जैसे खासी, गारो मेघालय में मातृवंशीय प्रणाली का पालन करते हैं, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मां के पक्ष में चलती है। संयुक्त परिवार आम होते हैं और इनमें मजबूत सामुदायिक एकता होती है, ठीक है? मजबूत सामुदायिक एकता यहाँ पे इनमें पाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे इनके ट्राइबल जो इकोनॉमी है उन पे किस तरीके से यहाँ पे इनका प्रभाव होता है, ट्राइब्स और इकोनॉमी और इनके ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं। तो शिफ्टिंग कल्चर, झूम खेती एक नहीं कई बार पूछा गया है। शिफ्टिंग कल्चर में करते क्या है कि पहले एक बड़े से एरिया को यहाँ पे चुनते हैं ये लोग, और फिर उस एरिया में, पूरे एरिया में जो जंगल है उसमें आग लगा देंगे, पूरा पूरा जंगल जल जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी सफाई करेंगे, ठीक है? उसकी सफाई करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ दिन खेती करेंगे, पूरा जंगल जला देंगे उतनी दूर का, फिर खेती करेंगे। फिर जब वहाँ पे, जब तक खेती में कुछ उत्पादन होता रहेगा तब तक वहाँ पे रहेंगे, साल 2 साल 3 साल।
फिर उसके बाद जब लगेगा कि इनको अब उत्पादन यहाँ पे कम हो गया, तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएँगे लोग। और उसमें क्या करेंगे, फिर वहाँ से बड़े से एरिया जंगल को लेंगे, फिर जला देंगे। और जला के फिर वहाँ पे साफ करके खेती-बाड़ी करेंगे। 2-4 साल, 5 साल वहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उत्पादन कम हुआ, मिट्टी की उर्वरता कम हुई, क्योंकि खाद पानी वगैरह डालते नहीं ये लोग। तो जो उसमें मिट्टी में पैदा हो जाए वही बहुत होता है। तो जैसे वहाँ पे फिर से मिट्टी की उर्वरता कम हुई, उपजाऊ क्षमता कम हुई, फिर वहाँ से शिफ्ट कर जाएँगे। फिर दूसरी जगह जाएँगे, यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसलिए ये बहुत ही चर्चा में थे और गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे रोक लगाने का भी प्रयास किया, क्योंकि बड़े जंगल को जला देते थे। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि इनको जो है मतलब थोड़ा-सा मॉडर्न ज़माने से जोड़ा जाए, जिसमें आप दवा, खाद, पानी, बीज का उपयोग करिए, हाइब्रिड बीज का उपयोग करिए, ताकि आप एक ही जगह रह सकें। इस तरीके से घूम-घूम कर पूरे जंगल को जला देंगे। तो यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाए जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत पूछी गई हैं कि शिफ्टिंग जो कल्चर होता है, झूम कृषि जो होती है, झूम खेती जो होती है, भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे, ठीक है? फिर हंटिंग एंड गैदरिंग इनका जो एक तरीके का अ, जो सामूहिक एक तरीके से देखा जाए, सामूहिक ट्राइब डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड। तो इनका एक जो जनजातियों का इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन जैसे चलता है, शिकार और संग्रहण के माध्यम से चलता है। फिर हैंडीक्राफ्ट एंड वेविंग एक तरीके से देखा जाए तो हस्तशिल्प और बुनाई, जैसे ट्राइब्स लाइक भील, संथाल एंड टोडास आर स्किल्ड इन क्राफ्ट वर्क। तो ये डिज़ाइनिंग, पेंटिंग इस तरीके के काम भी करते हैं, जिसपे मतलब इनका आमदनी होती है और इनकी दिनचर्या या जीवन शैली चलती है। फिर इसमें देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है। टोडा ट्राइब्स नीलगिरी एरिया में ये ज़्यादातर केसेस में खेती करते हैं, बफ़ेलोज़ पालते हैं ये लोग। सॉरी। अब इसके बाद आगे देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्राइब्स। तो जो चैलेंजेस हैं इनके द्वारा क्या फेस किए जाते हैं, इनको देखते हैं। तो लॉस ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, भूमि अ, और संसाधनों की हानि। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन हैव रिड्यूस्ड देयर लैंड एंड एक्सेस। देखेंगे जैसे अभी झारखंड का जो मेन एरिया है, जिसमें एक वन एरिया है, या एमपी का पन्ना क्षेत्र और अन्य जो क्षेत्र हैं देखेंगे तो, या सिंगरौली का जो क्षेत्र है उसमें देखिए माइनिंग के लिए काफ़ी जो है मतलब गवर्नमेंट ने वन की जो पूरा-पूरा वन था, उसमें कोयला मिला हुआ है, तो उसमें देखेंगे तो, या फिर और कोई मिनरल मिल गया, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, फिर कंपनियों ने पूरा-पूरा जंगल साफ कर दिया, काट दिया, फिर वहाँ पे माइनिंग शुरू हो जाती है। तो इसके कारण इनके जो है कल्चरल लॉसेस होते हैं, बहुत ही मतलब इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, फिर बहुत ही मतलब विवाद की स्थिति रहती है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की भी कमी है यहाँ पे, ज़्यादातर देखेंगे तो फिर बहुत ही शिक्षा की कमी है इन सब में। फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ जैसे मान लीजिए कुछ एरिया हैं जहाँ पे पानी खराब है, जैसे अ, जो एमपी का सिंगरौली का एरिया है जहाँ पे माइन है, कोई भी जहाँ पे माइन है, कोयले की खदान है, कुछ है, वहाँ अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो पॉल्यूट हो चुका है। उसके कारण इनको डिफरेंट डिफरेंट समस्याएँ होती हैं। डिफरेंट समस्याओं में क्या है, जैसे लंग्स, किडनी फेलियर इनके जो है मतलब एक आम बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर उसके बाद कल्चरल इरोज़न, संस्कृति का क्षरण है। ग्लोबलाइज़ेशन और अर्बनाइज़ेशन के कारण इनके ट्रेडिशनल जो कस्टम्स हैं वो उनका एक तरीके से लॉस होता चला जा रहा है। एक्सप्लॉइटेशन इनका भी होता रहता है, शोषण, कि पढ़े-लिखे हैं नहीं, तो जो वहाँ पे लोकल नेता, लोकल जो लोग हैं, जो थोड़ा-सा पढ़े-लिखे हैं, वो उनका बहुत शोषण, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर। ट्राइबल वेलफेयर के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ फिर से अभी जब स्कीम्स हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें स्कीम्स में सारी स्कीम्स आएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या है, रिज़र्वेशन की बात हुई, ठीक है? एजुकेशन और जॉब में। फिर उसके बाद यहाँ पे वन धन योजना शुरू की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जो प्रमोट है ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को वहाँ पे प्रमोट किया जा सके। फिर उसके बाद यहाँ पे एकलव्य मॉडल स्कूल्स बनाए गए कुछ वहाँ पे, जिसके माध्यम से एक अच्छी क्वालिटी की मतलब बेटर क्वालिटी की एजुकेशन दी जा सके। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया, वन अधिकार अधिनियम, जो ट्राइबल कम्युनिटी को वहाँ पे वन के जो लोकल राइट्स होते हैं, वहाँ पे माइनिंग होगी या नहीं होगी बिना इनकी परमिशन,
ठीक है, कुछ एरियाज़ हैं, तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफ़ाई किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सरकार ने शिक्षा, रोज़गार और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए योजनाएँ शुरू की, जैसे कि आरक्षण वंदन योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल और वन अधिकार अधिनियम, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ ट्राइब्स हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है, जारवा-वारवा जनजाति जो है, अंडमान वगैरह में। तो वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ जनजातियाँ काफ़ी कम है, तो इसलिए उनको गवर्नमेंट उनके मतलब कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए कि उनमें बच्चा पैदा अधिक करें और इस तरीके से जो है मतलब और चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है, 4000 ₹5000 हर एक आदमी को महीने में मिलता है, ठीक है? तो वो भी सरकार की एक योजनाएँ हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट हैं, ये इस पिछला जो अभी पेपर हुआ है इसमें एक स्टेट का कर्नाटक का पूछा था कि कौन-सा वहाँ पे नृत्य प्रचलित है। या एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे भारत में कौन-सा प्रमुख राज्य है और प्रमुख नृत्य कौन-से हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है इसलिए ये स्लाइड यहाँ पे जोड़ी गई है। तो भारत में देखेंगे तो 8 प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में हैं। 8 नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। जिसमें भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, मणिपुरी है और सत्रिया है। ठीक है? ये 8 जो है भारत में नृत्य जो है इनको शास्त्रीय नृत्य बोला गया है। पहला क्वेश्चन इसी पे हम बता रहे हैं कि इस पे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन-सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है या है? ऐसे करके पूछा गया है। तो नहीं है में क्या होगा कि 3 इसमें से उठाया, एक कोई और ले लिया या फिर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन-सा शास्त्रीय नृत्य है? तो उसमें से क्या है कि एक इसमें का ऑप्शन ले लिया गया, 3 ऑप्शन अदर कहीं ले लिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि भारत में जो 8 जिनको मान्यता दी गई है शास्त्रीय नृत्यों की, वो ये हैं। कौन-कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी और सत्रिया। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि प्रमुख जो राज्य हैं और उन उनमें मनाए जाने वाले यहाँ पे जो प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है? या सॉरी, एक तरीके से कहा जाए डांस जो फेस्टिवल्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? यहाँ पे हम इनको बता रहे हैं। तो झारखंड में छऊ और सरहुल 2 इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे कर्मा भी देख सकते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊँ कुमाऊनी, कजरी। कजरी और ऑस्ट्रेलिया उत्तराखंड और यूपी दोनों में है, ठीक है? जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको लिखते जाइएगा। इन्हीं में से पूछता है ज़्यादातर। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो मोहिनीअट्टम भी है। हालाँकि मोहिनीअट्टम एक तरीके से देखा जाए तो केरल में भी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कुचिपुड़ी है, ठीक है? फिर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे जो मेन नृत्य पूछा गया है अब तक, वो झूमर पूछा गया है, झूमर, ठीक है? झूमर झारखंड नहीं, झूमर छत्तीसगढ़, ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे पडवानी भी पूछा गया है, ठीक है? अब उसके बाद हिमाचल में आते हैं तो हिमाचल में देखेंगे धामन, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है? और फिर उसके बाद गुजरात में गरबा और डांडिया, ठीक है? ये पूछा गया है। अब जहाँ जो यहाँ पे हम पूछा गया है बता रहे हैं, तो ये आपका केवल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ही नहीं बता रहे हैं, जो मेन एग्ज़ाम होता है या फिर और वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, बैंक के, उनमें। अब इसके बाद असम है। असम में बिहू बहुत बार पूछा गया है। ये फसल कटाई का एक त्योहार होता है और ये बहुत ही पूछा गया है, कई-कई बार पूछा गया। फिर पश्चिम बंगाल में काठी है, काठी। हाँ, असम का ये नट पूजा भी जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में क्या है, काठी है। फिर यात्रा कहाँ, हाँ, यात्रा यहाँ पे है, ये यात्रा है। पश्चिम बंगाल में काठी और यात्रा कई बार पूछा गया है। केरल का कथकली तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है? मोहिनीअट्टम यहाँ पे भी आ रहा है। ध्यान में रखिएगा कि कथकली और मोहिनीअट्टम अभी यहाँ पे आया है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भी। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत है, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा है मोहिनीअट्टम, ठीक है? फिर इसके बाद मणिपुर देखेंगे तो मणिपुर से मणिपुरी है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नटराज भी पूछा गया है, ठीक है? फिर ओडिशा में ओडिसी है,
और नहीं, और इसके बाद में राजस्थान में झूमर, ठीक है? राजस्थान में झूमर। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र में लावनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मेघालय में लाहो है, ठीक है? गोवा का तो शायद अभी हमें देखा नहीं कहीं पूछा गया, लेकिन मांडो जो है ये देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि गुडियात नृत्य जो है, ठीक है? और फिर उसके बाद कर्नाटका का यक्षगान, ये तो इसी बार पूछा गया है। कर्नाटका का यक्षगान जो है इसी बार पूछा गया है, मतलब जो अभी पिछला पेपर हुआ था। फिर नागालैंड में ये न्याच और खाओ है, ठीक है? तो ये इतने नृत्य हुए। आगे यहाँ पे पंजाब में भांगड़ा है, गिद्धा है, भांगड़ा और गिद्धा धमाल, ये तीनों पूछे गए। मिजोरम में खान खान। और फिर उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हिकात है। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ये तो बहुत ही पूछा गया है क्योंकि ये भी शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी और कजरी, ये वाला पूछा गया है। शास्त्री जेठा, अगर ये यूपी स्पेशल वाले जो एग्जाम होते हैं तो उनमें ये भी पूछा गया है। लेकिन ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो जो भी यहाँ पे अंडरलाइंड, जो हमने अंडरलाइन किए हैं, ये ज्यादा है, ठीक है? तो कम से कम इतने अ, एक राज्य और उससे संबंधित मेन नृत्य ध्यान में रखिएगा, जो पहले लिखा गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब ये सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। अगर एक तरीके से कहा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने का, तो जम्मू कश्मीर के जैसे ले लेंगे तो हिकात सबसे ज्यादा मनाया जाता है, फिर मंजास, फिर इस तरीके से, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे भी ये चलता जाता है। तो ये जो मतलब हमारे पास प्रमुख नृत्य हैं, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जानना भी जरूरी है कि यहाँ पर जो नृत्य जितने लिखे गए हैं या जनजातियों के त्योहार, ये दोनों मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश ये करिएगा कि आप लोग इसको एकदम जो है मतलब अच्छे से कई बार पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए, और याद हो जाए ताकि गलत होने की संभावना कम रहे, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी ये क्लास आज खत्म होती है। अगली क्लास में हम लोग फिर से जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो काम किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उन पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। फिर उसके साथ जो उनके प्रमुख कुछ जनगणना के आंकड़े हैं उनको भी हम लोग, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।